इधर कमल की जब आंखें खुली तब उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा है। पहले उसने हाथ पैर हिलाकर ये देखा कि उसके बंधन कितने मजबूत हैं, परंतु ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे बांधा ही नहीं गया था। उसका सर हल्का हल्का घूम रहा था और उसकी आंखें और गला जल रहा था। उसे याद आया कि वो और लता तो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उनका नौकर उन्हें खाना परोस रहा था और महुआ को आज उन्होंने ऑफिस भेजा था जबरदस्ती, जबकि आज उसका मन नहीं था अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए। खाना खाने के बाद तो उसे कुछ भी याद ना रहा। कोई है? तेज पर इत्मीनान भरी आवाज में कमल ने पुकारा। इतने में उस कमरे का दरवाजा खुला और लाइट जली। कमल ने देखा कि धनराज अपने चमचों के साथ आया था। आते ही उसने अपने एक चमचे को खींचकर थप्पड़ मारा। बेवकूफ गधे, ये डॉक्टर साहब है, इन्हें इस तरह रखने का किसने कहा? इन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर इनको जरा सा भी तकलीफ हुई तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा। फिर वो कमल की तरफ मुड़ा और बोला, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, साले आठू लठ हैं, ढेले भर का भी अक्ल नहीं है गधों में। मैंने कहा था आपको ससम्मान रखने का, पर कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। साले इंसान और भगवान में फर्क करना ही नहीं जानते। इनकी बेहूदगी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ डॉक्टर साहब। आप बताइए कि आपकी क्या सेवा की जाए। आपका हर आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश होगा। कमल ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया है धनराज जी। मैंने वही किया जो किसी भी डॉक्टर को करना चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जगह कोई भी होता तो मैं अपना पूरा प्रयास करता। धनराज एक खीसे निपुड़ते हुए बोला, ये तो आपका बड़प्पन है साहब, वरना इतने पैसों को ठुकराने वाला कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। फिर भी मेरा मन रखने के लिए कृपया ये आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कमल ने वैसे ही शुष्क लहजे में कहा, अगर आप इतना ही चाहते हैं तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। धनराज, अरे बस इतनी सी बात। अरे जब आपने कह दिया तो आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी गलती जो मेरे आदमी आपको इस तरह से ले आए। आप जाइए, आराम से जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। कमल सधे कदमों से चलकर दरवाजे तक जाने लगा। वो यही सोच रहा था कि ये धनराज पहले उठवाता है, फिर सिर्फ कहने भर से ही जाने दे रहा है। ये इतना शरीफ लगा तो नहीं, फिर क्या चक्कर है? चक्कर समझ में आते ही उसकी आंखें गोल हो गई। वो दरवाजे से वापस घूमा और बोला, धनराज, मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दो। मेरे परिवार से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। धनराज हो करके बेहुदे तरीके से हंसा और बोला, अब भगवान की इतनी बातें तो हम भी नहीं मानते। बाकी हमें भाभी जी से कोई लेना देना नहीं है। हम उन्हें बाइज्जत आपके साथ भेज देंगे, परंतु बस कुछ समय हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। आप तो हमें सेवा का मौका दे ही नहीं रहे हैं, पर हम भी आसान फरामोशी तो नहीं कर सकते ना। तुम चाहते क्या हो धनराज? कमल को कोफ्त होने लगी। उसको लगने लगा कि अब अगर वो इस आदमी को बर्दाश्त करेगा तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। धनराज के चेहरे के भाव बदल गए। वह दांत पीसते हुए बोला, एक चुड़ैल ने मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला था, उसका बदला चाहता हूँ। कमल समझ तो गया था कि ये क्या चाहता है और किसके बारे में बात कर रहा है, परंतु फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, तो इसमें मेरा क्या काम है? तुम्हें तुम्हारा बदला लेना है तो तुम जाओ, हमें यहाँ क्यों पकड़कर बुलवाया है? इतने सीधे तो मत बनो डॉक्टर। क्या आप नहीं जानते कि मुझे क्या चाहिए? वो चुड़ैल कोई और नहीं, आपकी बेटी ही है। मैं समझ चुका हूँ कि आप और आपकी पत्नी की उम्र देखते हुए कि वो आपकी सगी बेटी नहीं हो सकती, तो उसके चक्कर में अपनी पत्नी को क्यों खतरे में डाल रहे हो? धनराज लगभग धमकी देने के अंदाज में बोला। असल में कमल जानता था कि लता के साथ विवाह करने के कारण उसकी उम्र अब बढ़नी दिखनी बंद हो गई थी, तो धनराज उन दोनों को कोई ज्यादा उम्र का नहीं समझ रहा था, जबकि कमल की उम्र कम से कम 55 साल था। तो धनराज को यह वहम हो रहा था कि महुआ उसकी और लता की बेटी नहीं है, और कमल का उसकी गलतफहमी दूर करने का भी कोई इरादा नहीं था, परंतु वो अपने परिवार को इन झमेलों से दूर ले जाना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि महुआ और लता की रक्त पिपासा वापस जागे, क्योंकि क्रोध रूप में फिर से ये आम इंसानों के लिए खतरा बन सकती थी। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो एक साधारण इंसान है, वो एक मक्खी भी नहीं मार सकती। अरे वो तो जरा सा चिल्लाने से भी डर जाती है, वो किसी को क्या मारेगी? कमल ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन धनराज के हाव भाव देखकर उम्मीद न थी कि वो उसकी बात मानेगा। धनराज मुंह नीचे कर इनकार में सर हिलाता रहा, फिर बोला, डॉक्टर साहब,
मेरे आदमियों ने मेरी आंखों के सामने सैकड़ों गोलियां उस चुड़ैल के अंदर उड़ेल दी थी। वो खत्म हो जाती पर शायद उसकी मौत अब लिखी हुई है। चंद सांसें बच गई थी उसमें और वह बच गई। फिर धनराज ने एक लंबी सांस भरी और भारी अफसोस से बोला, चलो, अगर वो आपकी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने अपने आदमियों को पहले से ही भारी हथियार देकर भेजा है, वो उसे ढूंढकर खत्म कर देंगे। अब आप बेफिक्र होकर भाभी जी को लेकर घर जाइए और आराम कीजिए। जब वो एक बार मौत के मुंह में जा सकती है तो अब की बार तो और भी ज्यादा आदमी पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार के साथ भेजे हैं। अब की बार तो कंफर्म उसके शरीर को छलनी ही बना देंगे। फिर उसकी लाश के कपड़े उतारकर उसे मेरी हवेली के दरवाजे पर टांग देंगे। फिर मैं पूरे शहर को आमंत्रित करूंगा ताकि वो भी देख सकें। अगर उसके जैसे जीव और भी होंगे तो उसको भी अकल आ जाएगी कि इंसान क्या होता है। वो चाहे तो भगवान को भी अपने कदमों में ले आए। धनराज ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि कमल का खून खौल उठा और वो धनराज का कॉलर पकड़कर चिल्ला उठा, धनराज। धनराज ने एकदम शांत और ठंडी निगाहों से पहले अपनी कॉलर को देखा, फिर कमल की आंखों में देखा। फिर उसने कमल की कलाइयां पकड़ी और अपनी कॉलर एक झटके देकर छुड़वाया और फिर बोला, अरे डॉक्टर साहब, इतना क्यों बिगड़ रहे हो, जैसे वो चुड़ैल आपकी बेटी ही है। कमल को एहसास हो गया था कि चालाक धनराज ने उसको बातों में फांस लिया है और बेवकूफ़ी में वो भड़क भी गया है। अब यहाँ से निकलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। साथ ही अब महुआ के जान का भी खतरा बढ़ गया है। कमल जानता था कि बल्लड़ी और महुआ दोनों अति शक्तिशाली होते हुए भी नस्वर हैं। उनको मारा जा सकता है यदि बार बार पूरी ताकत से एक ही जगह वार किया जाए। उसने भी तो पहले बल्लड़ी को सीमित साधनों से भी मौत के कगार पर पहुंचाया था, जबकि अभी तो धनराज के पास आदमियों की फौज भी है और अत्यंत विनाशकारी भारी हथियार भी। परिणाम महुआ के लिए भी हानिकारक होता। कमल को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी। वो मासूम है, क्रोधी है और क्रोध में सोचने समझने की क्षमता खो देती है। ऊपर से ये धनराज बहुत धूर्त है। कमल अब यहाँ से निकलने की सोच रहा था। उसके लिए उसे अपने दिमाग शांत रखकर सबसे पहले अपनी पत्नी लता से मिलना होगा। आखिर उसे भी तो शांत रखने की जिम्मेदारी उसकी ही है। तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो धनराज? कमल ने हथियार डालने वाले अंदाज में पूछा। मैं पिछली कुछ देर से देख रहा हूं कि आप धनराज जी की जगह अब धनराज धनराज कहने लग गए हैं। शायद मेरी इज्जत आपकी नज़र में कम हो गई है। खैर कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती है। क्या करूं, लाशों को सीढ़ी बनाकर चढ़ते चढ़ते इतनी आदत हो गई है कि लाशें देखे बिना सुकून ही नहीं आता। धनराज झूठी मायूसी दिखाते हुए अपनी ही हाँक रहा था। कमल, जो इतनी देर से धनराज के घुमा फिराकर बकवास करने से परेशान हो चुका था, आखिर तंग आकर बोला, मैं तुम्हारी गाथा नहीं सुनना चाहता। तुम साफ साफ बोलो, हमसे क्या चाहते हो? लाशें बिछाना चाहता हूँ। आपकी बेटी, उसके आशिक की जितनी बेरहमी से मेरे बेटे को उस कमीनी ने मारा, उससे भी ज्यादा बेरहमी से उसे मारना चाहता हूँ। उसके बाद उस पुलिसिया लौंडे की बहन को अपनी रखैल बनाना चाहता हूँ। उसको रोज तड़पाना चाहता हूँ। जब तक ऐसा न हो जाए तब तक आप यहीं रहें। कमल उसके ऐसे कुत्सित इरादे जानकर सकते में आ गया। धनराज के इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं था। उसके मन में औरत जात, इंसानियत और यहाँ तक कि भगवान की भी इज्जत न थी। उसका मन तो कर रहा था कि किसी तरह से वो धनराज को मौत के घाट उतार दे, परंतु अभी कुछ भी ऐसा करना मौत को बुलाना था।